हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम में लेक्चर 9। अभी तक हमने नंबर सिस्टम में कवर कर लिया क्लासिफिकेशन, उसके बाद हमने देखा यूनिट्स डिजिट प्लेस पर जो नंबर फाइंड करने का आता है वो वाला क्वेश्चंस देखा। फिर हमने डिविजिबिलिटी का कंसेप्ट देखा कि 2, 4, 16, 3 और कंपोजिट नंबर का जो है डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा अपना रिमाइंडर वाला कंसेप्ट, और रिमाइंडर में भी अभी तक हमने पढ़ा कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है और साइक्लिसिटी का कंसेप्ट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइक्लिसिटी का कंसेप्ट। जिन्होंने भी नहीं देखा है वो लेक्चर, वो प्लीज़ जाएं और लेक्चर 8 देखें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही कर सकते हैं कि आप मेन लेक्चर है पूरे रिमाइंडर चैप्टर का, क्योंकि आपका जो बेसिक तरीका होता है बनाने का रिमाइंडर का क्वेश्चंस, वो साइक्लिसिटी के हेल्प से हम लोग निकालते हैं, पैटर्न निकालते हैं। जब हम लोग देखते हैं कि मतलब आपका किस समय जो है रिमाइंडर 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, उस हिसाब से हम लोग साइक्लिसिटी निकालते हैं और फिर साइक्लिसिटी जितना भी आता है उसी से हम लोग जितना भी पावर होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमने बहुत डिटेल में किया है इससे पहले वाले लेक्चर में। तो मतलब ये वाले लेक्चर अगर जो कोई देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर 7 और 8 दोनों देखें, जो रिमाइंडर का पहला 2 लेक्चर है। उसके बाद इस लेक्चर को जो है आप अच्छे से समझ पाइएगा, ठीक है। नाउ इस लेक्चर में इसमें हमारा मोटिव क्या है कि देखिए, रिमाइंडर का जो क्वेश्चन होता है वो आप बेसिक तरीके से बना सकते हैं, जैसे हमने बनाया है पिछले लेक्चर्स में कि पहले तो आप मतलब साइक्लिसिटी निकाल लीजिए। उसके बाद उसको अगर कुछ बड़ा वाला आता है, जैसा अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ साइक्लिसिटी होता है, कुछ पैटर्न होता है, उसको आप फाइंड करिए, उसके बाद आप उसको निकाल के फिर वो बना सकते हैं, ठीक है। पर होता क्या है कि कभी कभी आपको ना सर्टेन थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। अब थ्योरम क्या है? थ्योरम का यूज़ इसलिए होता है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, और वो किसी थ्योरम में सेट हो रहा है, अगर ये थ्योरम में सेट हो रहा है और आप डायरेक्टली थ्योरम के मदद से अगर उसको निकाल पा रहे हैं तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थ्योरम जानना ज़रूरी है। और थ्योरम अगर आप एक बार आप जानते हैं कि अच्छा इस वाले पैटर्न का जो है रिमाइंडर ये होता है, इस वाले पैटर्न का रिमाइंडर ये होता है, तो फिर आपको अगर कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आए, मतलब रिमाइंडर का जितना भी टफ क्वेश्चन आए, आप उसको ईजी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद जो अगर आप रिमाइंडर इतना पढ़ने के बाद आपका एसएससी तो हो ही जाएगा, सीसैट भी इजीली कवर हो जाएगा और आप कैट के भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर सिस्टम में हम लोग ने मैक्सिमम जो चीज़ है उसको कवर करने का कोशिश किया है और आगे भी इन सब लेक्चर में यही करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे आपका थ्योरम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर 10 होगा उसमें हम लोग जितना भी पॉसिबल क्वेश्चंस होता है उसको सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर 10 में जो होगा आप अच्छे से लेक्चर 7, 8 और 9 रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि इस तीनों लेक्चर का जो है ज़रूरत पड़ेगा हमें लेक्चर 10 के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा हमारा चलता है सीरीज़ क्वेश्चन फॉर यू, जो हमने पिछले लास्ट लेक्चर में आपको दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना था और इसका सही आंसर बताना था, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आपका सही आंसर आया या नहीं। अब ये क्वेश्चन जो है एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है सर्कुलर ट्रैक का, जो कि हमने पढ़ा था स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये वाला पार्ट, प्लीज़ जाके उस लेक्चर को देखिए, हमारा स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम में शायद वो लेक्चर हमारा 7 है या 7 है शायद, वो उसको आप जाके देखिए। और वहाँ पर सर्कुलर ट्रैक का जितना भी तरीका का क्वेश्चन आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस उसको कवर किया गया है, ठीक है। उसी का एक एग्जांपल है ये क्वेश्चन, तो इसको हम लोग आज सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि मैक्स एंड डेविड रन अ रेस विद देयर स्पीड इन द रेशियो 5:3। ओके, देखिए मैक्स और डेविड जो है 2 रनर है, दोनों का स्पीड का रेशियो जो है वो 5:3 है, ठीक है। दे प्रेफर टू रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ सरकमफेरेंस 1.5 किलोमीटर। सरकमफेरेंस मीन्स अगर ये यहाँ से, जैसे यहाँ पर मैक्स है, यहाँ पर डेविड, दोनों है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो सरकमफेरेंस हुआ कि अगर एक लैप मतलब एक पूरा राउंड घूम कर आएंगे तो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो वही है ये 1.5 किलोमीटर। तो 1.5 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग मीटर्स में ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 1500 मीटर, ठीक है। अभी हम लोग इसको यूज़ करेंगे। नाउ देखिए, अब आपका क्या है कि स्पीड का आपको एक्चुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, स्पीड का आपको रेशियो दे दिया है, ठीक है। तो जब हमें रेशियो देता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एज्यूम कर लेते हैं कुछ स्पीड, रेशियो है जब
तो वो तो मतलब प्रोपोर्शनल होगा उसके रिस्पेक्ट में टाइम, ठीक है। तो हम लोग कोई भी स्पीड जो है वो एज्यूम कर सकते हैं। अगर जैसे मानते हैं 5:3 है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मैक्स का जो है वो है 50 मीटर पर सेकेंड, ओके, और डेविड का जो है वो मान लेते हैं 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए मैक्स जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड से और डेविड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से दौड़ेगा, ठीक है। और जो एक सर्कल है वो 1500 मीटर का है। अब हम लोग ने पढ़ा था, याद होगा आपको, जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, ओके, जब दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाता था रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी का वैसा ही ये सिनेरियो हो गया कि जब दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं और उनके बीच का जो सेपरेशन है दैट इज़ 1500 मीटर, ठीक है। तो ऐसे टाइम, ऐसा क्वेश्चन में हम लोग को निकालना रहता था कि उनका मीटिंग टाइम क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में मीटिंग टाइम क्या आता था, टाइम जो आता था दैट इज़ डिस्टेंस जो कि है 1500 मीटर डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड। याद रखिए डिफरेंस, यहाँ पर अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते तो इनका एडिशन होता, लेकिन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो डिफरेंस लेंगे। तो 50 - 30 दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमारा टाइम कितना आ गया बताइए, 75 सेकेंड्स, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ रेस, मतलब ये जब रेस स्टार्ट होता है उसके 75 सेकेंड्स पर ये दोनों पहली बार मिलेंगे, ओके। ऑब्वियसली मैक्स जो ज़्यादा स्पीड से दौड़ रहा है वो पूरा एक लैप कवर करके आएगा और कहीं पर फिर यहाँ पर आके डेविड से मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आकर कहीं पर डेविड से मिलेगा। तो यहाँ पर हमने पहला मीटिंग निकाल लिया कि वो 75 सेकेंड्स पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। वॉट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई मैक्स व्हेन ही पासेस डेविड फॉर द 7th टाइम, ओके। देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम उसने कब उसको पास किया, 75 सेकेंड्स पे, तो 7th टाइम कब पास करेगा। सिंपल हम लोग क्या करना है, सिर्फ 75 × 7 कर देना है। तो 75 × 7 करते हैं तो आ गया कितना आपका 3, 5 to 5 मीन्स 525 सेकेंड्स पर जो है मैक्स जो है वो डेविड को 7th बार क्रॉस करेगा, ठीक है। मतलब उनका कह सकते हैं उनका 7th मीटिंग होगा, ठीक है। अब 7th मीटिंग यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैक्स व्हेन ही पासेस डेविड फॉर द 7th टाइम। मींस अब मैक्स जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है और यहाँ पर जो है उसका इतना टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यही हम लोग को निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर कर देते हैं 525 × 50, तो आ जाएगा 5 × 5 = 25, 2 5 × 2 = 10, 12 1 2625 मीटर्स, 26250 मीटर्स आ गया। तो आप किलोमीटर में करिए तो आ जाएगा 26.25 किलोमीटर्स, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन जो हो गया वो हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बहुत इजी था। अगर आपको ये पता है कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उनका मीटिंग टाइम कैसे निकाला जाता है, अगर ये कंसेप्ट आपको पता था तो ये क्वेश्चन आप बना सकते थे, ठीक है। अब देखिए ये तो एक लंबा तरीका हुआ बनाने का, एक बहुत बेसिक तरीका। अब हम लोग एक शॉर्टकट से बनाते हैं इसको, ओके। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं, एक शॉर्टकट से इसको बनाते हैं। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मैक्स और डेविड दोनों, ठीक है। अब इनके स्पीड का रेशियो देखिए, ध्यान दीजिए, स्पीड का रेशियो जो है वो 5:3 है, ओके। और जो है इसका सरकमफेरेंस 1.5 किलोमीटर है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय मैक्स व्हेन ही पासेस डेविड फॉर द 7th टाइम। अब आप इसको एक तरीका से बना सकते हैं, हम लोग बेसिक तरीका से देख लिए। अब देखिए क्या होता है कि मैक्स और डेविड साथ में स्टार्ट करते हैं तो मैक्स क्या होता है पूरा घूम जाता है एक बार जल्दी से, और घूम के कहीं पर फिर यहाँ जब तक डेविड यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर डेविड जो है तो मैक्स घूम कर उसको यहाँ से मतलब घूम कर इसको यहाँ पर इसके पीछे मतलब यहाँ पर आ जाता है, मतलब उसके पीछे आ जाता है। तो आप कह सकते हैं कि मैक्स जो है वो एक एक्स्ट्रा लैप कवर करके डेविड को कैच किया है। मतलब आप कह सकते हैं कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी मैक्स एक एक्स्ट्रा लैप करता है डेविड से, जब भी मैक्स डेविड से एक एक्स्ट्रा लैप करता है तो वो उसका पहला मीटिंग होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है वो 7th टाइम उनसे पूछा जा रहा है, ठीक है। 7th टाइम जो है वो कितना, मतलब जब मिलेंगे तो वो जो है मैक्स कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं किसी भी टाइम पर उन लोग मिलेंगे, अभी हम लोग को नहीं पता है किस टाइम पे मिलेंगे। तो जिस भी टाइम पर मिलेंगे तो वो टाइम तो फिक्स होगा, वो टाइम तो एक सर्टेन टाइम होगा, जो भी रेस स्टार्ट होने के बाद एक सर्टेन टाइम पर मिलेंगे। तो जब आपका टाइम फिक्स होता है, टाइम आपका जब फिक्स होता है तो हमेशा आपका डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। और आपका टाइम फिक्स है तो डिस्टेंस का जो भी रेशियो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के रेशियो का,
ठीक है। तो इनका स्पीड का रेशियो है 5:3, तो इनका डिस्टेंस का रेशियो जब इन लोग 7th बार मिलेंगे तो उसका रेशियो कितना आ जाएगा, 5 मान लेते हैं, 5x आ जाएगा इसका मैक्स का, और डेविड जो है वो कवर किया होगा 3x। मीन्स डिस्टेंस का भी जो रेशियो है वो जो है आपका मतलब 5:3 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि सेवेंथ टाइम मीन्स 7th मीटिंग, ठीक है। अब जब 7 मीटिंग उनका हुआ होगा तो ऑब्वियसली जब एक लैप ज़्यादा कवर करता है डेविड से मैक्स, तो उसका एक मीटिंग होता है, ठीक है। तो 7th मीटिंग होने के लिए वो क्या किया होगा कि वो 7 लैप ज़्यादा किया होगा डेविड से मैक्स। तो जब 7 लैप वो ज़्यादा किया होगा तो ऑब्वियसली वो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 7 × 1.5 किलोमीटर। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो हो गया 5, मतलब इनका जो डिस्टेंस का जो सेपरेशन हो गया दैट इज़ 5x - 3x इज़ इक्वल टू 7 × 1.5 किलोमीटर, यही बस डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ से हम लोग x निकाल लेते हैं, 2x इक्वल टू आ गया आपका 7 × 5 = 35, 10.5, तो x आपका आ गया 5.25, ठीक है। तो आपका x आ गया और आपको निकालना क्या है 5x, तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 5.25 × 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 26.25, ठीक है। बहुत इजी था। अगर आपको ये पता है, ये वाला तरीका पता है कि जब मतलब एक एक्स्ट्रा लैप वाला याद है, अगर आपको ये तरीका पता है शॉर्टकट, तो आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। आपको डायरेक्ट इसमें स्पीड एज्यूम नहीं करने का कुछ भी ज़रूरत है, आप जो है डिस्टेंस के रेशियो से ही आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जिनको भी प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, अगर उनको कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप जाके इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। फिर आपका जो है ये क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। आज हम लोग देखने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि आपका मेजर जो थ्योरम्स है उसको हम लोग डिवाइड कर दिए 3 पार्ट में, और इसी के अंदर जो है हम लोग देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है। और इनका एप्लीकेशन बेस्ड जो होगा, आज तो हम लोग 1-2 इसका एप्लीकेशन देखेंगे, पर इसका मेजर एप्लीकेशन जो होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे जहाँ पर इनका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला वाला, जो कि है आपका सिंप्लीफिकेशन मेथड। ओके, देखिए सिंप्लीफिकेशन मेथड कुछ ऐसा नहीं है। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी से आप लोग को डायरेक्टली समझ में आएगा। जैसे अगर आपको दिया हुआ हो 2⁻96 डिवाइडेड बाय 96, ठीक है, और आपको बोलेगा कि इसका रिमाइंडर फाइंड करो, ठीक है। अभी तक हमने जो पिछले लेक्चर में जो रिमाइंडर फाइंड किया था, तो वहाँ पर हम देखते थे कि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते थे कि 2 का कुछ पावर रेज ऐसा आ जाए जिसको अगर हम लोग 96 से डिवाइड करें तो उसका रिमाइंडर या तो 1 आ जाए या तो -1 आ जाए। यही कोशिश करते थे हम, याद होगा आपको। मतलब वो उसका जो रिमाइंडर आए वो या तो वो 96 से 1 ज़्यादा हो, ठीक है, या तो वो 96 से 1 कम हो, ठीक है। तो जब 1 ज़्यादा होता है तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब अगर 1 कम है तो -1 हो गया। तो -1 का जो भी मतलब साइक्लिसिटी आता था उसको डबल कर देते थे तो 1 हो जाता था। तो फिर हम लोग उसके पावर को डिवाइड कर देते थे और फिर हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते थे, ठीक है। ये वाला जो हमने पिछले लेक्चर में किया है, अगर किन्हीं को अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इतना अब क्या है कि आप हर क्वेश्चन में साइक्लिसिटी नहीं निकाल सकते हैं, बहुत टाइम लग जाएगा, हमारा पर्पस जो है वो डिफीट हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि जब भी आपका ऐसा कुछ बेस्ड क्वेश्चन आए, ठीक है, जहाँ पर आपका कुछ कॉमन फैक्टर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से अगर रिमूव कर पाए तो हमारा रिमाइंडर का जो क्वेश्चन होता है वो ईजी बन जाता है। जैसे आप यहाँ पर देखिए 2⁻96 है डिवाइडेड बाई 96 है, ठीक है। तो हम लोग 96 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 32 × 3, ठीक है। इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर दिए तो 96 को हम लोग लिख सकते हैं 32 × 3। तो यानी हम लिख सकते हैं 2⁻96 डिवाइडेड बाई 32 क्या है, 2�5 है × 3, ठीक है। अब देखिए ऊपर है 2⁻96, नीचे है 2�5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऊपर नीचे जो हम 2�5 कॉमन फैक्टर को हटा सकते हैं, तो हम लोग हटा देते हैं 2�5 को बाहर। तो हमारा क्या बचता है बताइए, 2⁻91, ओके, डिवाइडेड बाई 3। 2⁻91 है ये और डिवाइडेड बाई 3। और आपका जो बाहर फैक्टर हो गया वो हो गया 2�5, मीन्स 32 जो है उसको हमने बाहर कर दिया, कॉमन आउट कर दिया, ठीक है। अब ये आपका क्वेश्चन देखिए कितना इजी बन गया। 2⁻91 है, अब 2 को हम लोग 3 से जब डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, याद है नेगेटिव रिमाइंडर वाला कंसेप्ट था, तो माइनस हो गया -1। तो -1⁻91 डिवाइडेड बाई 3। अब -1 को अगर ऑड पावर है तो ऑब्वियसली वो -1 ही निकलेगा बाहर, तो हो गया क्या -1/3। तो -1 आपका रिमाइंडर हो गया। तो -1 आपका कभी भी रिमाइंडर नहीं होता था, आपको याद है, हम लोग फाइनली क्या लेते थे, पॉजिटिव रिमाइंडर। तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,
ठीक है, यहाँ पर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया 2। लेकिन इस बात का आप यहाँ पर अब ध्यान रखिए, ये वाला जो रिमाइंडर आया है वो इस टर्म का आया है 2⁻91 डिवाइडेड बाई 3। ये जो है ये इसका रिमाइंडर नहीं है जो स्टार्टिंग का हमारा था। इसका रिमाइंडर क्या होगा, क्योंकि हमने इसमें से 32 जो है वो बाहर निकाल लिया था स्टार्टिंग में अपना एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि इसमें 32 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 64। तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर अगर जो होगा वो होगा 64। ठीक है, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहले क्या किया, पहले देखा कि अगर कुछ कॉमन है ऊपर नीचे तो उसको हटा दिए, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद हमने नेचुरल तरीक़ा से रिमाइंडर निकाला। रिमाइंडर निकालने के बाद जो हमारा फाइनल रिमाइंडर आया उसमें हम लोग जो कैंसिल आउट किए थे उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, 34⁻34 डिवाइडेड बाई 51। अब ठीक है, अब वैसे ही हम लोग को वही कोशिश करना है कि कुछ +1 या -1 में आ जाए, तो उससे हम लोग अगर करें तो फिर हमारा साइक्लिसिटी पता चल जाए, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं। पर यहाँ पर क्या है, हम लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 34 का कितना पावर होगा और 51 कितना, फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, साइकिल निकालेंगे तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको ईजी बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले कॉमन चीज़ को हम लोग फेज आउट कर देते हैं। तो हमारा क्या है बताइए, 34 है। तो 34 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 17⁻34 इंटू 2⁻34। किसी को भी यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 34 जो होता है वो होता है 17 इंटू 2 और उस पर पावर रेज्ड है 34, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 17⁻34 इंटू 2⁻34। अब नीचे आपका क्या है बताइए, 51 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 3। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए एक 17 जो है वो कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ऊपर आपका क्या बचेगा 17⁻33 इंटू 2⁻34 डिवाइडेड बाई 3 और आपका बाहर आ गया 17। ठीक है, अब देखिए 17 को जब आप 3 से डिवाइड करिए, जल्दी से बताइए क्या होगा। आपका 3 6 18 होता है, तो 17 एक कम है, तो मेरा नेगेटिव रिमाइंडर कितना हो गया यहाँ पे -1⁻33 इंटू, बताइए 2 का भी वही है, सेम सीन है। 2 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं नेगेटिव रिमाइंडर के फॉर्म में, तो -1 आ जाएगा, -1⁻34 तो डिवाइडेड बाई 3। तो आप फाइनली जो आपका आ गया वो ऊपर आ गया क्या -1⁻67 डिवाइडेड बाई 3। तो -1 है, ऑब्वियसली -1 है आपका, ये बाहर आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3। तो -1 हमारा रिमाइंडर नहीं होता है, रिमाइंडर हमारा क्या होगा पॉजिटिव, जो कि हो जाएगा 2। अब 2 जो है वो इस एक्सप्रेशन का था। ठीक है, 2 जो है वो इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर है, इस बात का ध्यान रखिए हमेशा। देखिए एग्जाम में क्या हुआ कि आप इस मेथड को यूज़ करिएगा, पर वहाँ पर आपके दिमाग में अगर लास्ट में उस फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा तो आप गलती कराइए, और आपका पक्का है कि ऑप्शन में आपका ये वाला दिया हुआ रहेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो जब आपने बाहर किया 17, तो हमको क्या करना है 17 इंटू 2 कर देंगे, तो हमारा आ गया 34। ठीक है, तो हमारा जो रिमाइंडर हो गया वो हो गया 34। अब यहाँ पर आपको इस मेथड में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, उससे आपका पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। देखिए आपको दिया हुआ है 65⁻37⁻80। ठीक है, डिवाइडेड बाई 39। अब आपको घबराना नहीं है, अभी आपको अगर ऐसा कभी भी मतलब मल्टीपल पावर्स दिया हुआ हो तो आपको घबराना नहीं है। आप एकदम बेसिक जो हमने पढ़ा है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी से अप्रोच करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 37⁻80 को हम लोग n मान लेते हैं अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए। तो आपका कितना हो जाएगा 65⁻n डिवाइडेड बाई 39। अब बताइए यहाँ पर कि हम लोग क्या कॉमन फैक्टर को फेज आउट कर सकते हैं। कुछ दिख रहा है आपको? बिल्कुल है, यहाँ पर 13 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 13⁻n, क्योंकि 65 जो होता है 13 इंटू 5 होता है, इंटू 5⁻n डिवाइडेड बाई 13 इंटू 3। किसी को भी कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर से एक 13 को हम लोग बाहर कर लेते हैं, तो एक 13 अगर बाहर हो गया तो ऊपर हो गया आपका 13⁻n-1 इंटू 5n डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखिए 13 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 1। तो 1 एनीथिंग चाहे ऑड इवन कुछ भी हो तो हमेशा वो 1 देगा। तो 1 देगा तो इसका रिमाइंडर तो आपका 1 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका, अब ये वाला 1 हो गया, तो हम लोग को सिर्फ मतलब है 5n डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब देखिए 5 को हम लोग क्या लिखेंगे -1 रिमाइंडर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअली हो गया -1n डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि 3 2 6 होता है और 6 में 5 कम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर -1 है।
अब -1 रेज टू द पावर n है, n क्या है हमारा जल्दी से बताइए, 37 रेज टू द पावर 80 है। अब देखिए 37 रेज टू द पावर 80, ये जो नंबर है ये कभी भी इवन होगा। 7 का आप कितना भी पावर रेज कर दीजिए, याद होगा हमने यूनिट्स डिजिट में पढ़ा था, 7 का अगर हम लोग 1 करते हैं रेज टू द पावर 1 तो यूनिट डिजिट पर आपका 7 आता है, स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, क्यूब करते हैं तो 3 आता है, फिर 4 करते हैं तो फिर 1 आता है, फिर अगेन 7। तो आप देख रहे हैं सारा ऑड नंबर्स आता है। तो यानी 7 का कितना भी पावर रेज रहेगा उसके यूनिट्स डिजिट पर हमेशा ऑड नंबर रहेगा। तो जब आपके यूनिट्स डिजिट पर हमेशा ऑड नंबर रहेगा तो वो पूरा नंबर जो होगा वो ऑड होगा। तो यहाँ पर -1 रेज टू द पावर n जो है वो ऑड है, तो बाहर क्या आ जाएगा हमारा, -1 आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाई 3, -1 का रिमाइंडर तो हम लोग नहीं लेते हैं, तो हम लोग क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। लेकिन फिर से यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर क्या निकाला था, 13, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 2 तो डैट इज़ 26। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो ये एक्सप्रेशन है इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 26। ठीक है, अब किसी को भी यहाँ तक परेशानी नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब हम लोग देखते हैं इसी कंसेप्ट को यूज़ करके हम लोग कैसे लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर निकालते हैं। देखिए हमने इससे पहले जो है नंबर सिस्टम में पढ़ लिया था यूनिट्स डिजिट निकालना, कि आपका लास्ट का जो डिजिट है वो क्या होगा। ठीक है, हमने वहाँ पर कहा था, आपको याद होगा हमने वहाँ पर कहा था कि जब हम लोग लास्ट 2 डिजिट पढ़ना होगा उसके पहले हम लोग रिमाइंडर का कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका रिमाइंडर का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसी चीज़ को यूज़ करके लास्ट 2 डिजिट जो है वो निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका आता है फाइंड लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला एक लेते हैं 45 रेज टू द पावर 45। ठीक है, ये कोई नंबर है, 45 को अगर हम लोग रेज कर रहे हैं पावर 45 का, और हम बोल रहे हैं कि इसका लास्ट 2 डिजिट नंबर आप निकालिए। ठीक है, तो आप क्या करिएगा, देखिए यूनिट्स डिजिट प्लेस हमने जब भी पढ़ा था तो हमने वहाँ पर डिस्कस किया था कि किसी भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करिए तो उसका यूनिट डिजिट प्लेस हमको मिल जाता है। ठीक है, किसी भी नंबर को आप 10 से डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर आता है, ठीक है, अगर 0 रिमाइंडर है तो ऑब्वियसली उसका जो एंड पर होगा वो 0 होगा। अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं और आपका रिमाइंडर 0 आ गया मतलब उसका लास्ट डिजिट 0 है। अगर रिमाइंडर 1 आया तो लास्ट में 1 है, 2 आया तो 2 है, 3 आया तो 3 है। तो उसी तरह से अगर आपको लास्ट 2 डिजिट निकालना है किसी भी नंबर का तो हम लोग क्या करेंगे, उसको सिर्फ 100 से डिवाइड कर देंगे। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा वही जो है उसका कह सकते हैं कि लास्ट 2 डिजिट होगा। ऑब्वियसली जैसे आप देखिए 646 एक नंबर है, इसको हम लोग 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 46, तो यही इसका लास्ट 2 डिजिट है। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पर हम लोग को करना है कि 45 रेज टू पावर 45 है, तो हमको लास्ट 2 डिजिट निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। नाउ अब यहाँ पर आप देखिए, ये तो अभी तक कंसेप्ट हुआ। अब ये देखिए, ये जब आप देख रहे हैं 45 रेज टू द पावर 45 डिवाइडेड बाई 100, ये हमारा क्या बन गया क्वेश्चन, जस्ट अभी हमने देखा जो सिंप्लीफिकेशन वाला। ठीक है, आपको क्या करना है कि इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर निकालना है, लेकिन हम लोगों को क्या करना है कि मतलब हम लोग फिर साइक्लिसिटी लगा के -1 निकाल सकते हैं, पर वो उसमें बहुत टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा यहाँ पर बड़ा बड़ा डिजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले कुछ जो कॉमन फैक्टर्स है उसको फेज आउट कर देते हैं। तो हमारा 45 है तो 45 को कैसे लिख सकते हैं, 9 रेज टू द पावर 45 इंटू 5 रेज टू द पावर 45। 100 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए, 2 रेज टू द पावर स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि 4 इंटू 25 जो 100 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर और 5 45 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 5 स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारा बचता है 9 रेज टू द पावर 45 इंटू 5 रेज टू द पावर 43 डिवाइडेड बाई 4। कोई परेशानी नहीं है, और हमारा बाहर आ गया है 5 स्क्वायर। अब इस फैक्टर को याद रखिएगा। ठीक है, ये 25 जो है इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पर डिवाइड करते हैं, 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 1 रेज टू द पावर 45 इज़ 1, और 5 को भी डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 रेज टू पावर 43 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारा फाइनल हो गया 1/4, मीन्स रिमाइंडर जो है यहाँ पर आ गया 1। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया आपका 1, तो 1 तो ये किसका आया, ये इस एक्सप्रेशन का आया। ठीक है, हमको तो निकालना है इस वाले एक्सप्रेशन का ना, फाइनली इस वाले का ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर सिर्फ हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 25। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका अगर 45 रेज टू द पावर 45 करते हैं तो हमारा जो लास्ट 2 डिजिट होगा वो होगा 25। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एक और एग्जांपल देखते हैं, ले लेते हैं 24 रेज टू द पावर 99।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसको भी हम कह रहे हैं कि इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है, तो सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा मेरा 24 रेज़ टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है। अब क्या करना है, हमको पहले कॉमन चीज़ यहाँ से निकाल देना है। तो यहाँ पर जैसे हम लोग निकालते हैं, एक 24 ही बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, एक 24 बाहर निकाल लेते हैं, तो 24 इंटू 24 रेज़ टू द पावर 98 हो गया। ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 4 इंटू 25 होता है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो चाहिए। तो यहाँ से देखिए 6 इंटू 4 24 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 4 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 4 को कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 4 बाहर आ गया। आपका अब ऊपर क्या बचा बताइए, 6 बचा। ठीक है, और इंटू हो जाएगा 24 रेज़ टू द पावर 98 डिवाइडेड बाई 25। इसी एक्सप्रेशन का अब आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई परेशानी नहीं हो चाहिए। अब देखिए 20 यहाँ 6 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही होगा। 24 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव रिमाइंडर का। तो 24 जो है वो -1 देगा रिमाइंडर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 इंटू -1 रेज़ टू द पावर 98 डिवाइडेड बाई 25। तो फाइनल क्योंकि -1 रेज़ टू द पावर 98 है तो 1 देगा, तो बाहर आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाई 25। मतलब इस वाले एक्सप्रेशन का जो है रिमाइंडर 6 है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है, क्योंकि हमने 4 को पहले बाहर किया था तो हम लोग फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 इंटू 4 दैट इज़ 24। तो हम कह सकते हैं कि 24 रेज़ टू द पावर 99 डिवाइडेड बाई 100, इसका लास्ट जो है 2 डिजिट जो है वो 24 होगा। ठीक है, किसी को कोई भी परेशानी नहीं है। तो हमने देख लिया यहाँ पर क्या, सिंप्लीफिकेशन मेथड देखा। सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम लोग किस चीज़ में अप्लाई किए, फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट नंबर। ठीक है, अब हम लोग लास्ट 2 डिजिट वाला जो क्वेश्चन है उसका और भी टाइप देखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका कंसेप्ट जो है वहाँ यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि सिंप्लीफिकेशन को हम लोग कहीं पर यूज़ कर सकते हैं और यूज़ कर लेंगे हम लोग लास्ट 2 डिजिट को निकालने में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आपका नेक्स्ट थ्योरम, जो कि कह सकते हैं बहुत फेमस थ्योरम है और कभी कभी आपके क्वेश्चन में अप्लाई होता है। जनरली इतना टफ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, हम बोल सकते हैं कि कभी कभी आ जाता है, ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा। तो वहाँ पर अगर आपका वैसा टफ क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर आपको ये थ्योरम पता है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई मतलब नॉर्मल मेथड से प्रोसीड करिएगा और वहाँ पर फंस जाइएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूलर्स टॉयसेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि टॉयसेंट का कंसेप्ट क्या होता है। देखिए टॉयसेंट जो होता है ना, किसी भी नंबर का टॉयसेंट जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, पहले टॉयसेंट निकालने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये थ्योरम क्या है। ठीक है, टॉयसेंट यूलर थ्योरम स्टेट करता है कि अगर कोई है नंबर x, ठीक है, अगर उसको हम लोग रेस किए हैं टू दी मतलब पावर टॉयसेंट, किसका टॉयसेंट हम लोग बाद में देखेंगे, और डिवाइड कर रहे हैं उसको d से। ठीक है, d जो है उसका डिनोमिनेटर है, तो ये जो है ये एक्सप्रेशन जो है ये रिमाइंडर देता है 1। अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, टॉयसेंट जो है ये टॉयसेंट है डी का। टॉयसेंट जो है हमेशा किसी नंबर का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो रेस कर रहे हैं एक्स को रेस टू द पावर टॉयसेंट, तो ये टॉयसेंट जो है ये डिनोमिनेटर डी का है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पर एक्स और डी जो है ये दोनों को कोप्राइम होना ज़रूरी है। कोप्राइम पेयर्स हमने पढ़ा था। कोप्राइम पेयर मतलब होता है कि एक्स और डी का 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, जैसे कोप्राइम कौन कौन सा हो सकता है, 9 और 16। दो प्राइम नंबर तो आपस में कोप्राइम होते ही हैं, तो 9 और 16 हो गया। 5 जैसे 25 और 9 ले लिए, ये सब जो है ये कोप्राइम पेयर्स हैं। ठीक है, तो वैसा ही अगर कुछ कोप्राइम होगा और ये जो है टॉयसेंट रेज्ड होगा ऊपर वाला नंबर, और टॉयसेंट जो है वो इस डी का होगा, तो हम लोग कहेंगे कि इस वाले एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 1 होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे। देखिए आप टॉयसेंट निकालने सीखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि 9 का टॉयसेंट आप कैसे निकालिएगा। ठीक है, 9 टॉयसेंट आपको निकालना है, तो टॉयसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, t इज़ इक्वल टू, अब 9 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर। ठीक है, 3 स्क्वायर। तो जो भी नंबर का जो प्राइम नंबर होगा ना, जो भी प्राइम फैक्टर जो होगा उसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 9 का 3 है, तो हम लोग टॉयसेंट लिखेंगे 9 का कैसे, 9 यहाँ पर जो भी नंबर का टॉयसेंट लिखा रहे हैं उस नंबर को लिखिए। जैसे यहाँ पर निकाल रहे हैं 9 का, तो 9 लिखे, 9 इंटू 1 माइनस 1 बाई जो भी उसका जो ये था, जो मतलब प्राइम फैक्टर था उसको लिखना है। तो यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या है, 3, तो इसको ये लिख दिए। तो इसका टॉयसेंट क्या आ गया बताइए, इसको सॉल्व करिए। t इज इक्वल टू आ गया आपका 9 इंटू 2/3, 3 से डिवाइड किए तो आ गया 6। तो मतलब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ नंबर हो, ठीक है, हम लोग बाद में देखेंगे, अभी पहले देख लेते हैं और टॉयसेंट निकालने का। तो जैसे 9 का टॉयसेंट हो गया 6। ठीक है,
हम लोग उसी तरह से देखते हैं 12 का देखते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ पर देखिए इसका 2 प्राइम नंबर है, तो इसका ट्वेशेंट क्या हो जाएगा, ट्वेशेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर जो कि 12 है इंटू 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। समझ रहे हैं आप? ट्वेशेंट का मतलब क्या हुआ कि जितना भी प्राइम नंबर्स है उसको इस फॉर्म में लिखना है, 1 माइनस 1 बाई प्राइम नंबर, और जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर करते हैं तो 12, ये हो गया हाफ, ये हो गया 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 6 से 2, तो हमारा ट्वेशेंट आ गया 4, ठीक है। ऐसे ही हम लोग मल्टीपल चीज़ का निकाल सकते हैं, 25 का, सब का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका एप्लीकेशन देखते हैं। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 9/25, ठीक है, रेज टू द पावर 102, ठीक है। आपको बोलेगा कि इसका रिमाइंडर निकालना है। अब आप बोलिएगा कि इसका रिमाइंडर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका रिमाइंडर जो है हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ऑयलर्स ट्वेशेंट से निकालेंगे। अब कैसे ट्वेशेंट से आप बोलिए कैसे निकलेगा, अब आप देखते जाइए। देखिए ये जो है ये इस फॉर्म में है x, ये अगर 9x है और नीचे जो है d जो है वो 25 है, तो अगर इसका रेज टू द पावर ट्वेशेंट रहेगा तो इसका रिमाइंडर 1 आ जाएगा, ठीक है, हमको ये पता है। लेकिन यहाँ पर रेज टू द पावर 102 है, तो हमको क्या करना होगा कि ऑब्वियसली 102 को ब्रेक करना पड़ेगा इस फॉर्म में कि ये जो है रिमाइंडर 1 देता जाए और जो बचेगा वही इसका फाइनल रिमाइंडर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 25 का ट्वेशेंट निकाल लेते हैं। तो 25 क्या होता है, 25 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ट्वेशेंट कितना होगा, 25 इंटू 1 माइनस 1/5, तो आपका कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 20, मतलब इसका ट्वेशेंट जो है वो 20 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अगर मेरा 9 रेज टू द पावर, मतलब 9 डिवाइडेड बाई 25 रेज टू द पावर अगर मेरा 20 होता तो इसका रिमाइंडर 1 होता। ये फॉर्म, यही फॉर्म है ना, x रेज टू द पावर ट्वेशेंट डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये रिमाइंडर देता है 1, और ये जो ट्वेशेंट होता है ये डिनोमिनेटर का होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर 25 है और इसका ट्वेशेंट 20 है, और ये दोनों आपस में कोप्राइम भी हैं, 9 और 25 आपस में कोप्राइम है, तो इसका रिमाइंडर जो होगा वो होगा 1, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपका जो पावर दिया हुआ है 102 दिया हुआ है, तो यहाँ पर ट्वेशेंट 20 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ 20 से 102 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा वही ऊपर बचेगा, क्योंकि बाकी तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप डिवाइड करते हैं 20 से 102 को, तो आपका रिमाइंडर आता है 2, तो आपका आ गया 9 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25। एज सिंपल एज दैट, मीन्स आपको, आप इतने बड़े एक टर्म को इसमें आपने तोड़ दिया, जस्ट अगर आपको ट्वेशेंट पता है तो। अगर आप 25 का ट्वेशेंट जानते हैं तो आपसे पावर को डिवाइड करिएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वही यहाँ पर रिमाइंडर होगा। अब देखिए 9 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 25 से, तो 9 स्क्वायर कितना होता है, 81 डिवाइडेड बाई 25, और 25 का जो नियरेस्ट जो मल्टीपल होता है वो क्या होगा, 75, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब भी 9 रेज टू द पावर 102 करें और उसको डिवाइड करें 25 से, तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 6 आएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं कि देखिए अब वही हम बोले ना कि यहाँ पर आपका थ्योरम क्यों मतलब ज़रूरी हो जाता है। आप नॉर्मल तरीके से भी बना सकते हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है आप उसको, ठीक है, आप उसको नॉर्मल तरीके से प्रोसीड करिए, आप उसका आंसर ले आइएगा, ठीक है। पर क्या होता है कि अगर हमको फॉर्मूला पता है, हमको कोई थ्योरम पता है कि उसमें अगर हम डायरेक्टली उसका एक तरीका होता है, तो उससे आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 रेज टू द पावर 100 डिवाइडेड बाई 101, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक ट्वेशेंट का कंसेप्ट में ही हम लोग एक चीज़ छूट गया हम लोग से। जैसे देखिए अभी हमने ट्वेशेंट आपका निकाला सारे कॉम्पोजिट नंबर का, 9 का निकाला था, 12 का निकाला था, 16 निकाल सकते हैं, 25 निकाल सकते हैं। तो ये सब कॉम्पोजिट नंबर है, इनका प्राइम नंबर्स जो है इनका मतलब फैक्टर्स हो सकता है। लेकिन अगर कोई हम जो है कोई एक प्राइम नंबर ही ले ले, ठीक है, एक प्राइम नंबर ही हम, जैसे एक 17 का हम अगर बोलेंगे कि ट्वेशेंट फाइंड करना है, तो इसका भी हम लोग वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ट्वेशेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नंबर है 17 और 1 माइनस 1 बाई क्या लिखेंगे, जो प्राइम नंबर है इसका 17 का एक ही प्राइम नंबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/17, तो हमारा कितना आ जाएगा 17, 16/17, तो 17 कैंसिल, तो हमारा आ गया 16। तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि प्राइम नंबर का जो ट्वेशेंट होता है वो होता है p-1, मतलब अगर प्राइम नंबर लिए हैं तो उसका ट्वेशेंट जो है वो p-1 होगा, ठीक है। अब देखिए यही होता है आपका फर्मैट्स थ्योरम, बहुत जगह आपको फर्मैट्स थ्योरम दिया हुआ रहेगा। फर्मैट्स थ्योरम क्या स्टेट करता है कि आपका ऐसे है x रेज टू द पावर
p-1 डिवाइडेड बाई p, इसका रिमाइंडर 1 होता है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं कि आप स्पेशल केस है यूलर क्वोशिएंट का ही, जहाँ पर आपका जो सिर्फ नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है ये प्राइम नंबर है। हमने कॉमन करके लिया, वहाँ अगर कॉम्पोजिट नंबर भी होता है तो आप जो है यूलर क्वोशिएंट लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका जैसे अगर x जो मतलब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर अगर आपका प्राइम हो जाए तो वो इस फॉर्म में चेंज हो जाता है, x रेज़ टू द पावर p-1 डिवाइड बाई p, और इसका भी रिमाइंडर 1 होता है। तो हमने देख लिया कि p का जो है क्वोशिएंट वो होता है p-1, तो ये वही फॉर्म हो गया, तो इसका रिमाइंडर आ जाता है 1। ठीक है, तो अगर आपको कहीं फर्मैट्स थ्योरम ये दिया हो तो ये समझ लिए कि सेम कंसेप्ट है, सिर्फ अलग अलग नाम दिए हुए हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, 3 रेज़ टू द पावर 100 डिवाइड बाई 101। अब यहाँ पर किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 101 जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब 101 प्राइम नंबर है और उसका क्वोशिएंट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए। उसका क्वोशिएंट हो जाएगा 100। तो यहाँ पर हम लोग ये कर सकते हैं कि इसका ये फॉर्मेट हो गया x रेज़ टू द पावर p-1 डिवाइड बाई p, तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC में। अब इस चीज़ को अगर आपको पता है डायरेक्टली, तो ऑयलर्स क्वोशिएंट आपको अप्लाई करने आता है या फर्मैट्स थ्योरम अप्लाई करने आता है तो आप तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको क्या होगा कि साइक्लिसिटी चलाना पड़ेगा, जो नॉर्मल मेथड्स हमने रिमाइंडर में पढ़ा था उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आपका कंसेप्ट इसमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। 70 रेज़ टू द पावर 113 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग अटेम्प्ट करिए। ठीक है, अगर आप एक बार चाहते हैं तो इतना कंसेप्ट आप जान गए हैं कि अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए 17 जो है वो प्राइम नंबर है, अभी हमने चेक किया 17 जो है मतलब निकाला, तो क्वोशिएंट इसका कितना होगा जल्दी से बताइए, 16 होगा। अब देखिए 70 और 17 जो है दोनों को प्राइम है, तो ये सारा कंडीशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है यूलर्स थ्योरम का। ओके, यूलर्स थ्योरम या फर्मैट्स थ्योरम का जो है वो सारा मतलब जो कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों को प्राइम है, नीचे वाला जो है वो प्राइम है, और ये जो है ये 113 है। ठीक है, उससे हमको डरना नहीं है। तो इसका क्वोशिएंट जो है वो 16 है, मतलब हम कह सकते हैं 70 रेज़ टू द पावर 16 डिवाइडेड बाई 17, इसका रिमाइंडर तो 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 113 है, 11 मतलब 113 है, तो 113 है तो उसको क्या करना है, सिर्फ 16 से डिवाइड करिए। तो 113 को 16 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है आपका बताइए, 16 7 6 करते हैं तो आता है 2 4 112। हाँ, तो मतलब आपका हम लोग लिख सकते हैं 17 रेज़ टू द पावर 112 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 17। तो इसका रिमाइंडर देखिए 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 16 से डिविजिबल है, तो यहाँ पर इसका 1 हो गया, तो यानी हो गया आपका फाइनली 17 डिवाइडेड बाई 17। अब बताइए क्या है, अब तो कुछ अब सिंगल डिजिट में आ गया आपका रिमाइंडर। अब क्या है, आप सबसे नियरेस्ट क्या होता है, अगर आप 17 करते हैं 4 ज़ा, तो ठीक है, तो आपका आता है 2 मतलब 68। तो आपका रिमाइंडर कितना बच गया यहाँ पर, अगर हम 70 को 17 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है वो हो गया 2। तो आपका ये वाला जो है इस एक्सप्रेशन का जो है वो रिमाइंडर आ गया 2। ठीक है, आपने देखा कि कितना बड़ा अगर आपको नंबर दिया हुआ हो और अगर आपको डायरेक्टली थ्योरम पता हो या आपको पता हो कि इसमें कौन सा कंडीशंस अप्लाई होगा, तो आप जो है इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। रिमाइंडर का कंसेप्ट जो है आपने पहले भी देखा था, उसमें हम लोग बेसिक से सॉल्व करते थे, और अभी हमने देखा स्पेशल केसेस, क्योंकि हमारा स्पेशल केसेस में कहीं कहीं पे यूज़ आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग एक और थ्योरम है लास्ट, विल्सन्स थ्योरम। ये बहुत कह सकते हैं नॉन इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, कुछ भी खास इसमें नहीं है, पर फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आपको कहीं आ गया तो डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेट करता है कि अगर आपका कोई ऐसा नंबर दिया हुआ है p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p। ठीक है, p जो है वो प्राइम नंबर है, ध्यान रखिए, p जो है वो आपका प्राइम नंबर है। अगर आपका कुछ ऐसा नंबर दिया हुआ है तो इसका जो है रिमाइंडर हो जाएगा, वो हो जाएगा p-1। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए, क्योंकि ये रिमाइंडर का जो है कंसेप्ट आपका कहीं पर यूज़ हो सकता है डायरेक्टली। अगर आपका थ्योरम कहीं पर एप्लीकेशन हो तो आप डायरेक्टली जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर ऐसा कुछ आपका फॉर्मेट दिया हुआ है, अगर आपका p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, तो इसका रिमाइंडर जो है वो p-1 होता है। ठीक है, एक और इसका एक एक्सटेंशन ही है जिसको आप दे सकते हैं, अगर p-2 फैक्टोरियल है और वो डिवाइडेड बाई p है, तो इसका रिमाइंडर जो है वो 1 होता है। इस वाले थ्योरम का ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, पर अगर आपका कहीं ऐसा दिया हुआ हो, अगर फॉर आपका क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करिएगा, आप डायरेक्टली जो है इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे 16 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 17 आपको दे दिया है कहीं पर, तो ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आप रिमाइंडर क्या लिख दीजिएगा, 16।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 17 जो है वो प्राइम नंबर है और ऊपर वाला जो टर्म है वो दैट इज़ 17 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपने देखा कि इस लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने थ्योरम्स देखा, उसका एप्लीकेशन देखा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, हमने नेक्स्ट वाला लेक्चर जो प्लान किया है उसमें मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस जो कि आपका लेक्चर 7, 8 और 9 तीनों के कंसेप्ट को मिलाकर वहाँ पर आपका क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे उस वाले लेक्चर को। लेकिन देखने से पहले आप कोशिश करिए कि ये तीनों लेक्चर जो है आप 7, 8, 9 उसको देख लें। ठीक है, तो अब जो है जैसे हमारा हर दिन का होता है, ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए। अगर जिनको नहीं आता है, अगर टाइम एंड वर्क जिन्होंने नहीं पढ़ा है और डायरेक्टली नंबर सिस्टम से हमारे स्टार्ट किए, तो वो जाइए टाइम एंड वर्क हमारा जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ है उसको देखिए और उसके बाद आके ये क्वेश्चन जो है आप अटेम्प्ट करिए। ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा है। इसको आप ईजिली जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट पता होना चाहिए। और वहाँ पर जो हमारे प्लेलिस्ट में जो वीडियोज़ है उसमें हमने एलसीएम मेथड को यूज़ करके जो है बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है। एलसीएम मेथड जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है टाइम एंड वर्क में, उसको यूज़ करके हमने बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व किया है और बहुत ईजिली सॉल्व किया है टाइम सेविंग मेथड से। ठीक है, तो आप जाके अगर वहाँ पर अगर आपको नहीं आता है ये वाला क्वेश्चन, तो आप जाइए वहाँ पर और उस वीडियो को देखिए और फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। ठीक है, और दूसरा है कि आप इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसको आप जो है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर दीजिए इसका सही आंसर, और अगले वीडियो लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे आपका आंसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।